विद्यार्थी मित्रों, आज मैं 12th क्लास जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 मानव जनन के बारे में आपको समझाऊंगा। विवेकानंद विद्यालय के माध्यम से मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 का डिस्कस करना चाहता हूं। ध्यान से पढ़ें, सुनें। मानव एक लिंगी प्राणी है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, अतः लैंगिक पृथकता दर्शाते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। मनुष्य में जनन घटना अर्थात युग्मक जनन, जिसमें नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का बनना आता है। युग्मक जनन होने के बाद युग्मक स्थानांतरण आता है, जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। युग्मक स्थानांतरण मतलब शुक्राणु स्थानांतरण कर स्त्री जनन पथ में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर युग्मक संलयन करते हैं। वीर्यसेचन एवं युग्मकों का संलयन, निषेचन, इसके फलस्वरूप जायगोट बनता है। युग्मक जो एन होते हैं और जायगोट 2n होता है। युग्मक संलयन होने के बाद निषेचन पश्च घटना आती है, जिसे विदलन कहते हैं। विदलन यानी क्लीवेज, यानी कि कोशिका विभाजन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इसे विदलन कहते हैं। और फिर भ्रूणीय प्रवर्धन होता है, जिससे लास्ट में शिशु जन्म होता है। विदलन में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, फिर अंतरोपण होता है। इस प्रकार ये भ्रूणीय प्रवर्धन करके शिशु जन्म करते हैं। प्रजनन पश्य अवस्था में, यानी कि जो प्रजनन के बाद की अवस्था होती है, जिनमें जनन घटनाओं के बाद जब वृद्धावस्था आती है, तब स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में अंडाणु निर्माण बंद हो जाता है, जिससे पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है, जबकि पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है। पुरुष जनन तंत्र की बात करें, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके पार्ट्स, फंक्शन, इन सब का अध्ययन करें तो पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका स्थान शरीर में श्रोणि क्षेत्र में होता है, पेल्विस रीजन में। और प्रजनन अंग कौन कौन से हैं? प्रजनन अंग में वृषण, एक जोड़ी वृषण कोश में मुख्य प्रजनन अंग के रूप में कहलाते हैं। ये वृषण जो है मुख्य प्रजनन अंग हैं। द्वितीयक प्रजनन अंग में क्या आता है? द्वितीयक प्रजनन अंग में एपिडिडाइमस, शुक्रवाहक, शुक्राशय, सहायक जनन अंग, प्रोस्टेट, शिश्न, ये इनके द्वितीयक प्रजनन अंग हैं। अब बात करें हम वृषण की रचना की, तो वृषण एक जोड़ी उदर गुहा के बाहर एक थैली में वृषण कोश वृषण के बाहर लगे रहते हैं। इनका कारण है कि वृषण में उत्पन्न होने वाले शुक्रकोश शरीर के टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर पर मैच्यूरेशन में पहुंचते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर रहना ज़रूरी है। ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान बनाए रखने में अनुकूलित रहते हैं, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। इसकी रचना की बात करें, इसकी जो लंबाई है, शुक्रपिंड की लंबाई, वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसके अंदर 250 कक्ष होते हैं, पालिकाएं, चैम्बर्स। प्रत्येक वृषण नलिका में 3 अतिकुंडलित शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिका में शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। नलिका के अंदर की ओर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें जर्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में, ये शुक्रपिंड है वृषण। वृषण के अंदर ये 250 पालिकाएं हैं। प्रत्येक एक पालिका के अंदर 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। 3 नलिकाओं में प्रत्येक एक नलिका के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स यहाँ इस तरह से दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से जर्म कोशिका, यानी कि जो कोशिका विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्रकोश बनाती है, और सर्टोली कोशिका जो पोषण देती है।
सर्टोली कोश जर्म कोशों को पोषण प्रदान करती हैं। अंतराली अवकाश में, यहाँ का जो अंतराली अवकाश है, बीच का खाली अवकाश है, इस अवकाश में छोटी छोटी रुधिरवाहिनियाँ एवं अंतराली कोशिकाएँ होती हैं। अंतराली कोशिकाएँ यानी इंटरस्टिशियल सेल, जो लैंडिंग सेल भी कहलाती हैं, एंड्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करती हैं जो नर प्रजनन तंत्र के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ अन्य कोष भी होते हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करते हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में वृषण जालिकाएँ, शुक्रवाहिकाएँ, अधिवृषण नलिकाएँ और शुक्रवाहकाएँ होते हैं। यहाँ हम फिगर द्वारा थोड़ा समझेंगे। ये बॉडी का लेवल है। बॉडी से बाहर पेनिस और वृषण आए होते हैं, बाकी की पूरी स्ट्रक्चर अंदर आई होती है। यहाँ देखिए, शुक्रपिंड से, प्रत्येक शुक्रपिंड से निकलने वाली नलिका यहाँ पर विस्तार में अंतस्थित करके दिखाया गया है। ये वाशा एफरेंसिया शुक्रवाहिका, ये वाली, और इसके बाद जा रही है अधिवृषण नलिका, और यहाँ ये शुक्रवाहक के रूप में अंदर की ओर जाती है। अंदर की ओर जाने के बाद पुनः वापस आकर के दोनों तरफ से ये जुड़ने से पहले शुक्राशय नामक नर सहायक प्रजनन ग्रंथि में जुड़ जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं शुक्राशय इनके अंदर जुड़ जाते हैं और फिर इनका नाम हो जाता है स्वखलिनी वाहिनी। उससे पहले नाम होता है शुक्रवाहक, और जब शुक्राशय जुड़ जाता है उसके बाद जो नलिका होती है तो होता है नाम उसका स्वखलिनी वाहिनी। वृषण की शुक्र नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। शुक्रवाहिकाएं वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए अंदर की ओर जाती है, शरीर के अंदर जाती है, एवं मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती हुई शुक्राशय के पास निकलती है, जहाँ शुक्राशय वाहिनी द्वारा इसमें खुल जाता है। तब यह स्वखलिनी वाहिनी कहलाती है। ये नलिकाएं शुक्राणुओं का भंडार एवं मूत्र मार्ग द्वारा बाहर की ओर स्थानांतरित करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से मिलकर पुरुष के शिश्न के मध्य में गुजरता है। बाहर की ओर यह एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। यूरेथ्रल मीट्स MEATS कहते हैं। नेक्स्ट इसका सहायक प्रजनन अंग शिश्न है। पुरुष की वाह्य जननेंद्रियाँ हैं। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। यह ऊतक रुधिर एवं स्नायुओं द्वारा इरेक्शन में सहायता प्रदान करते हैं। उत्थान इरेक्शन यानी इरेक्शन पोजीशन वीर्य सेचन के लिए आवश्यक है। अगर उत्थान नहीं होगा तो शुक्र कोशों को शरीर के अंदर तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा, इसलिए वीर्य सेचन के लिए इरेक्शन जरूरी है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्नमुंड कहलाता है। यह एक ढीली त्वचा द्वारा ढका रहता है जिसे फोरस्किन कहते हैं। अग्रच्छद फोरस्किन, ये मुख्य प्रजनन अंग हुए। अब इसके बाद में सहायक प्रजनन ग्रंथियाँ। सहायक प्रजनन ग्रंथियाँ 3 होती हैं, एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियाँ, इन दोनों ग्रंथियों के द्वारा शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण होता है, यानी शुक्रकोश जिस प्रवाही में तैरते हैं, जो इनकी गतिशीलता बनाते हैं, वहाँ पर ये आया होता है। और इसमें फ्रुक्टोज और कैल्शियम होता है जो पोषण भी प्रदान करते हैं और प्रचलनशीलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा विशिष्ट एंजाइम से भरपूर होता है। जबकि बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि में कुछ चिकना श्लेष में युक्त स्राव उत्पन्न होता है जो प्रजनन के दौरान स्नेहन लुब्रिकेशन का कार्य करता है। तो मित्रों, ये नर प्रजनन अंग के बारे में था मनुष्य में। अब अगले लेक्चर में आपको मादा प्रजनन तंत्र के बारे में समझाएंगे। थैंक यू।